So hello everyone, myself Saurabh Chai from Mumbai and finally CA Foundation May 26 का लॉ का पेपर हो गया है and trust me paper was amazing. पेपर I won't deny लेंदी तो था बॉस बट पेपर एवरेज था एज यूजुअल जैसा आईसीआई पेपर पूछ रहा है पिछले कुछ अटेम्प्ट से वैसा ही पेपर था। मैंने डे वन पे याद कर आपको बोला था कि मैसेज टाइप करके रखो मुझे पेपर के बाद भेजना कि सर पेपर तो अच्छा था हमें आता था पर पेपर लेंदी था इसलिए टाइम मैनेज नहीं हुआ। ये सबके साथ होता है क्यों? क्योंकि पेपर लेंदी आता है, हमें शुरू से स्पीड रखनी पड़ती है। तो अगर आपने शुरू से स्पीड रखी होगी तो पेपर मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। करेक्ट। सो पेपर एवरेज था। मैं नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे। क्वेश्चंस वर एवरेज। अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी की थी तो फिर क्वेश्चन काफी मैनेजेबल थे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे पर एकदम इजी भी नहीं थे। हाँ, थोड़े थोड़े ट्विस्ट थे क्वेश्चन में, थोड़े थोड़े ट्विस्ट आए थे क्वेश्चन में। एक कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टी थे। देखते हैं चलिए। अगर मैं मार्क्स कवरेज की बात करूं तो जो नॉर्मल मार्क्स कवरेज होता है वैसा ही रहा है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट से 35 से 40 मार्क्स का आता है, 39 मार्क्स का आया था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट से मैंने आपको बोला था 20 मार्क्स का आता है, 21 का आया था। पार्टनरशिप से मैंने आपको बोला था 20 का आता है, 20 का आया था। कंपनीज एक्ट से मैंने आपको बोला था 20 का आता है, 21 का आया था। एलएलपी का मैंने आपको बोला था 5 to 7 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आया था। आईआरएफ मैंने आपको बोला था 5 to 7 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आया था। एनआई मैंने आपको बोला था 12 to 14 मार्क्स का आता है, 14 मार्क्स का आया था। ओवरऑल 126 मार्क्स का पेपर आया था जैसा नॉर्मली आता है। सर 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 20 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहती है। तो 126 to 127 मार्क्स का पेपर आता है, 126 का आया था। राइट। चलो अब अगर मैं पेपर डिस्कस करूं, एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 1 का ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आया था, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का। सब्सटीट्यूटेड एजेंट का क्वेश्चन आया था। देखते हैं। राकेश इंटेंडिंग टू सेल हिज यूज्ड कार अप्रोच हिज फ्रेंड टू सजेस्ट द नेम ऑफ a reliable used car broker who can help us sell his car. His friend recommended the name of Vikas, a renowned and reliable broker. तो राकेश और उसका फ्रेंड एजेंट होता, ये जो ब्रोकर था वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हो गया। राइट। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हो सकता है जो सजेस्टेड आंसर मैं आपको बताऊं, जो आंसर मैं आपसे कभी डिस्कस करूं एंड इंस्टीट्यूट जो सजेस्टेड आंसर रिलीज करे उसमें कुछ वेरिएशन हो। वाई? बिकॉज कई बार क्या होता है क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, अलग अलग प्रोविजन सेट हो सकते हैं एंड शायद हम दूसरा आंसर ट्रीट करें एंड इंस्टीट्यूट दूसरा आंसर ट्रीट करे। करेक्ट। सो इंस्टीट्यूट जब सजेस्टेड आंसर रिलीज करेगा तो हम एक बार वापस से इस पेपर को गो थ्रू करेंगे, डोंट वरी। राइट। बट फिलहाल अभी प्राइमा फेसी देखते क्या होना चाहिए। Vikas inspected the vehicle and there is a spot. Rakesh informed Vikas that he has decided to sell the car for 12 lakh. कोई प्रॉब्लम नहीं है। He also informed Vikas that जो भी कार खरीदने में इंटरेस्टेड होगा उसे 5 लाख का टोकन मनी देना पड़ेगा और बैलेंस देना पड़ेगा 7 लाख एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। Vikas bought a potential customer Ravi for inspection of the vehicle, who inspected the same along with the mechanic bought by him. He was satisfied with the condition of the car. When Ravi informed Vikas about his intention, he came to know about the price of the car offered by Rakesh. Ravi told Vikas that he was prepared to purchase the car only for total consideration of 10 lakh. Right? सर तो सब आप सर राकेश डील कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ विकास एंड राकेश ने ऑन बिहाफ ऑफ विकास ये डील करते हुए बोला कि मैं इस कार को, तो राकेश विकास के बिहाफ में रवि से डील कर रहा है। राकेश विकास का एजेंट है, सो जो भी चीज राकेश डील करेगा उसके लिए विकास रिस्पॉन्सिबल होगा। तो राकेश ने रवि को ऑफर दिया कि भाई 12 लाख का कार है। रवि ने वापस बोला नहीं भाई 12 नहीं, मैं तो इसे काउंटर ऑफर देता हूं 10 लाख का। एंड इमीडिएटली 5 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दिया। मतलब राकेश 10 लाख में कार बेचने को तैयार हो गया एंड एनईएफटी से 5 लाख रुपीज ट्रांसफर भी कर दिए। एक वीक के बाद क्या हुआ, रवि आया और दूसरा चेक दे दिया 5 लाख रुपीज का फाइनल पेमेंट। राकेश ने मना कर दिया। Vikas tried to convince Rakesh that the condition of the car is that it would not fetch more than 10 lakh rupees, but Rakesh did not agree with Vikas. राइट। तो क्या हुआ सर, राकेश अग्री नहीं किया विकास से, सॉरी। अब क्या हुआ, whether there is legally valid and enforceable contract in this case, yes the contract is valid because विकास डील कर रहा है एज एन एजेंट ऑफ राकेश। तो विकास ने रवि के साथ जो डील किया था 10 लाख रुपीस का वो डील वैलिड रहेगा एंड कार विल बी ट्रांसफर्ड बाय राकेश टू रवि। करेक्ट। डील तो वैलिड रहेगी बिकॉज आपने 10 लाख की डील एक्सेप्ट की है। तो सर रवि से विकास ने 10 लाख की डील एक्सेप्ट की इसलिए डील वैलिड रहेगा एंड विकास के एक्सेप्ट की भी डील राकेश पे एप्लीकेबल होगी बिकॉज राकेश ने विकास को अपना एजेंट अपॉइंट किया था, अपना एजेंट एक्सेप्ट किया था। नाउ व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू राकेश इन दिस केस? सबसे पहले राकेश डैमेजेस क्लेम कर सकता है ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम विकास। करेक्ट।
दूसरा, वो चाहे सबसे पहले वो डैमेजेस तो ऑब्वियसली क्लेम कर ही सकता है, राइट। उसके बाद बिकॉज सर हमने बोला था 12 लाख में लेना, तुमने आगे 10 लाख में बेचा, तुम्हारे वजह से मुझे 2 लाख का लॉस हुआ, तो मैं तुमसे वो रिकवर कर लूंगा, करेक्ट। उसके अलावा आप ऑब्वियसली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो आप कोर्ट में डिमांड कर सकते हो कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे फुल पेमेंट ऑफ द अमाउंट चाहिए फ्रॉम रवि एज वेल। बट प्राइमा फेसी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा एंड एंड आप प्राइमा फेसी उस कॉन्ट्रैक्ट पे तो 10 लाख रुपीज रिसीव कर पाओगे, बाद में आपके पास रेमेडीज है, आप बाकी 2 लाख रुपीज डिमांड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, what if Vikas the broker never actually, though unintentionally, told Ravi about the price of 12 lakh, however received 5 lakh anyway? अगर विकास ने रवि को बताया ही नहीं होता 12 लाख के बारे में, तो फिर क्या होता, तो फिर यहाँ पे कंसेंट ही नहीं होता, कंसेंट मिसिंग होता, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट अंडर मिस्टेक अवॉइड हो जाता, राइट। दिस वुड हैव बीन मिस्टेक कि सर ना तो विकास ने रवि को प्राइस बताया, ना रवि ने विकास को प्राइस पूछा। सो बिकॉज ऑफ बाइलेटरल मिस्टेक ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाता, करेक्ट। सो काफी इजी क्वेश्चन था अभी, बट सर सिंस यहाँ पे राकेश विकास इतना कंफ्यूज किया, तो आप कंफ्यूज हो सकते, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता, पर क्वेश्चन काफी इजी था। क्वेश्चन नंबर बी ऑफ कंपनीज एक्ट, टाइप्स ऑफ कंपनी पे, सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन पूछा है। चलो, हितार्थ फाउंडेशन वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 इन May 2020 with the object of to promote a healthier lifestyle of the human being while caring for the planet। सब प्लानट का केयर करते हुए ह्यूमंस के लिए अच्छी लाइफस्टाइल, मतलब बेसिकली प्लानट का ध्यान रखते हुए उन्हें ह्यूमन के हेल्थ केयर का ध्यान रखना है। हितार्थ वाज वन अमंग द फाउंडर मेंबर ऑफ द कंपनी। मिशन ऑफ द कंपनी वाज टू इंस्पायर हेल्थियर लिविंग बाय प्रोवाइडिंग प्योर ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल सोर्स प्रोडक्ट दैट nurture both people and the planet। Hitarth Foundation was running successfully in terms of the objective. Being well aware of the success of the Hitarth Foundation, Ram and Sons, a partnership firm in which Hitarth's father Ram was having 80% stake, invested 25% in the equity of Hitarth Foundation in April 2024। ओह सर, एक कंपनी में एक पार्टनरशिप फर्म ने 25% शेयर्स एक्वायर किए। देखो अब इसके ऊपर दो ऑप्शन है, शायद इंस्टीट्यूट आपको इसके ऊपर इस पॉइंट की वजह से थोड़े से ग्रेस मार्क्स दे, बट अगर मैं होता तो नहीं देता, बिकॉज मैंने आपको सेक्शन, देखो क्यों ग्रेस मार्क्स दे, बिकॉज देखो हमें सेक्शन 8 कंपनी में कौन मेंबर बन सकता है, ये टॉपिक मेंबरशिप का है, और मेंबरशिप सीए फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है। नॉर्मली एक फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, एंड सिंस ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, ये खुद किसी और एंटिटी में मेंबर या पार्टनर नहीं बन सकता, राइट। सो नॉर्मली एक फर्म किसी दूसरे कंपनी में मेंबर नहीं बन सकता, पर इसका एक एक्सेप्शन होता है कि एक सेक्शन 8 कंपनी में पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर बन सकता है। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए यस, जो ये राम एंड सन्स पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनर बन सकता है, ये मेंबर बन सकता है हितार्थ फाउंडेशन का। पर ये टॉपिक वैसे तो हम सीए इंटर में पढ़ते हैं, तो शायद इस पे ग्रेस मार्क्स मिले, बट अगर मैं होता मैं ग्रेस मार्क्स नहीं देता। व्हाई? बिकॉज मैंने सीए फाउंडेशन में सेक्शन 8 कंपनी पढ़ने बोला है, एंड सिंस सेक्शन 8 कंपनी पढ़ने बोला है तो उसमें आपको ये बात भी पढ़नी चाहिए, और मैंने क्लास में आपको बताया भी है, राइट, कि सेक्शन 8 कंपनी में पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर बन सकता है। चलो, a few days later Mr. Ram started interfering in the business of the Hitarth Foundation by supplying poor quality raw material, which defeated the main purpose of Hitarth Foundation of providing pure and organic product to nurture people and planet. Besides, Ram and Sons pressurized the director of the company, and Hitarth Foundation, succumbed by the pressure, was forced to declare 10% dividend। सर ये तो गलत हो गया, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता, यहाँ पे गलती हो गई। Ram and Sons withdraw its shares of dividend, whereas the other shareholder did not withdraw their share of dividend on the ground that Hitarth Foundation was incorporated for other purpose। Ram and Sons ने अपना 10% डिविडेंड ले लिया, बाकी लोगों ने नहीं लिया, ये बोल के कि नहीं सेक्शन 8 कंपनी बनाई है हमने, डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए नहीं बनाई है, तो बाकी लोगों का कहना सही है। Some farmers who were earlier supplying organic vegetable to Hitarth Foundation were denied to supply their product after the interference of Ram and Sons, filed a complaint before the central government to revoke the license of Hitarth Foundation। Central government, after hearing all the shareholders, gave the notice for the revocation of license of Hitarth Foundation after issuing a shock cause notice to the company
After revocation of the license, the central government orders for winding up of the Hitat Foundation in the public interest. Some directors of Hitat Foundation approached you for the advice on the following matters. देखते क्या एडवाइस चाहिए. Whether Ram and company can invest? Yes. आप इन्वेस्ट कर सकते हो. Why? Because एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है. Ram and Sons has withdrawn its shares in dividend since it has 25% stake in the Hitat Foundation. Whether Hitat Foundation should have denied the declaration of any dividend, the answer is yes, because एक section 8 company dividend declare नहीं कर सकती. Hitat Foundation contended that central government cannot give order for winding up of the company. Maximum the central government can do is it can revoke the license and thereafter Hitat Foundation can run its business. Whether the contention is justified, the answer is no. As per Section 8, central government is having the power to revoke the license of Section 8 company, and after revoking the license, they can either convert the company into normal company, merge the company with any other Section 8 company, or can even wind up the company if they feel the Section 8 company is either not following its object or they are in against the public interest. So public interest में Section 8 company को wind up भी किया जा सकता है by central government. So yes, yes and no. चल 1 का C, ABC and company is a partnership firm is going to be dissolved. The partner seeks your advice on the following points referring to the relevant provision of Partnership Act. Right of partners to have business wound up after dissolution. Partners are having right. Yes, the partners are having right to dissolve the business, to settle the accounts, to sell the assets, and settle the liabilities. इतने राइट्स हैं पार्टनर्स के बिजनेस वाइंड अप करने के आफ्टर डिसोल्यूशन. राइट, यस पार्टनर्स के राइट्स है. कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप. यस यही तो रहा. पहले मैं आपको बताना कि यस पार्टनर इज हैविंग राइट टू वाइंड अप द बिजनेस एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट for the dissolution of the firm after winding up. Second, the continuing authority will be for carrying out any transaction related to these activities. इन एक्टिविटीज से जो भी काम करना पड़े वो करेंगे. मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बड़ा सिंपल है सर. आप कैसे सेटल करोगे कि सर आपके जो एसेट्स थे उनसे आप पहले आउटसाइडर लोन को पे करो, फिर पार्टनर्स लोन को पे करो, फिर पार्टनर्स कैपिटल को पे करो, फिर जो भी बच गया उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो अगर कुछ बच जाता है तो. दैट इज द मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट्स. करेक्ट. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है. चलो, रोमी वेंट टू रिनोन्ड फर्नीचर शोरूम named Trends in Delhi in Kirti Nagar for the purpose of customizing and fixing a sofa in her office cabin. Within 30 minutes, she finalized one design which suited her office. कलर स्कीम्स एंड स्पेस. बेसिकली अपने ऑफिस के कलर स्कीम और स्पेस अकॉर्डिंग उसने अपना सोफा सेलेक्ट कर लिया. कौन सा चाहिए? मिस्टर पार्थ, हु इज द ओनर ऑफ ट्रेंड्स इन दिल्ली, assured her that he will deliver the sofa within a month. And Mr. Parth told her that sofa will cost 45,000 and he will charge extra rupees 4,500 towards कार्टेज एंड कॉर्पोरेट पैकेजिंग. उसने बोला 45,000 का सोफा है, मैं 4,500 में एडिशनल लूंगा. द अमाउंट ऑफ 4,500 टुवर्ड्स कार्टेज एंड कॉर्पोरेट पैकेजिंग मस्ट बी पेड बाय रोमी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द सोफा एंड द रिमेनिंग अमाउंट मे बी पेड विद इन अ पीरियड फिक्स्ड फॉर अप्रूवल ऑफ द ट्रांजैक्शन. कि 4,500 आप डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी बॉय को ही दे देना. उसके अलावा जो 45,000 सोफा का प्राइस है ये आप पे कर देना आफ्टर द पीरियड फिक्स्ड फॉर अप्रूवल. ही assured Romi that he will be responsible for assembling and installation of sofa without causing any harm in her office cabin situated in the 9th floor of the building at no extra cost. ठीक है. Romi agreed with the terms and condition of Mr. Parth, but with the condition that she will not approve the sofa and return the same if it is not be perfect according to her size and color described. उसने बोला जैसा साइज और जैसा कलर मैं बोल रही हूँ अगर ऐसा नहीं रहा तो मैं सोफा रिटर्न कर दूंगी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी. Mr. Parth agreed to the condition but fixed the maximum time by which Romi can reject the sale is 20 days after delivery and installation is over, for which Romi agreed. इसने बोला ठीक है 20 डेज के अंदर मैं आपको बता दूंगी कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए कि नहीं. भी 20 डेज का रिटर्न पॉलिसी है. As per schedule, Mr. Parth sent the sofa with an employee. An employee denied delivery of sofa on 9th floor by stairs and it was not accommodating in the service lift. Romi paid 1,500 to deliver sofa at 9th floor. After assembly and installation, she paid 4,500 for cartage and corporate packaging as mutually agreed. देखो 1,500 का कोई ट्रीटमेंट कोई रिक्वायरमेंट नहीं देखता. अगर कुछ पूछा है तो 4,500 का कार्टेज पैकेजिंग दे दिया. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 month later, when Mr. Parth asked for payment of 45,000, Romi said that she wants to return the sofa, contending that it is not according to the size and description as of her office as she mentioned at the time of buying the sofa. Alternatively, she was ready to pay only 25,000 towards the cost of sofa in place of 45,000
एज सोफा वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू हर चॉइस एंड एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो रोमी ने या तो बोला रिटर्न ले जाओ या फिर बोला मैं 25,000 दे दूंगी। एनालाइज द प्रोविजन अप्लीकेबल एज पर सेल ऑफ गुड्स एंड एडवाइस ऑन द फॉलोइंग रीजन वेदर रोमी कैन रिफ्यूज टू मेक पेमेंट ऑफ 45,000 बाय मेंशनिंग दैट sofa was not according to the size and description which she described at the time of packaging. The answer is no, she cannot deny. Why? Because 20 days का टाइम था, आपने 20 डेज का टाइम लैप्स हो गया, आप उसके बाद रिटर्न नहीं कर पाओगे। So in your opinion, whether Romi has signified her approval to Mr. Path in the manner before the specified days of approval? The answer is yes. Because जैसे ही 20 डेज एक्सपायर हुआ और अगर आपने रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं किया तो 20 डेज एक्सपायर होते ही क्या होगा, 20 डेज एक्सपायर होते ही ये माना जाएगा कि आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। सोचो, इतना सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर क्वेश्चन किससे पूछा, गुड्स सेल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस से। Mr. Parth filed a suit against Romi for non-payment, or should he accept 25,000 towards the full and final payment of sofa as there was remote chance of having a positive outcome? So he should file a suit. He should file a suit because sofa was customized and already delivered to Romi. So he should file suit for recovery of price. Unpaid seller can take action against the goods and against the buyer. यहाँ पे action लेना चाहिए against the buyer for the recovery of price because यहाँ पे 45,000 में डील हुई थी एंड सोफा का रिटर्न पॉलिसी 20 डेज का था, आपने टाइम पे रिटर्न नहीं किया, तो मिस्टेक मिस्टर पार्थ का नहीं है, मिस्टेक रोमी का है। मिस्टेक इज नॉट ऑफ द सेलर बट ऑफ द बायर। चलिए उसके बाद डिफ्रेंशिएट एनी 3 पॉइंट बिटवीन इक्विटी शेयर एंड डीवीआर, इक्विटी शेयर विद डीवीआर एंड प्रेफरेंस शेयर अंडर कंपनीज एक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, डीवीआर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस पूछा है सर, इसके 3 पॉइंट्स लिखने, हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ये तो 3 आउट ऑफ 3 लाने वाला क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस थ्योरी एक्सप्लेन करनी है 4 मार्क्स के लिए। बेसिकली कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस का डेफिनेशन, दैट मींस मीनिंग एंड केस लॉ लिखना चाहिए था। कौन सा केस लॉ सर, एशबरी रेलवे एंड आयरिश कंपनी वर्सेस रीच, ये केस लॉ आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था। अगर वो केस लॉ आपने मेंशन किया है, प्रॉपर्ली डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मीनिंग समझाया है, सो यहाँ पे आप फुल मार्क्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। करेक्ट, केस लॉ लिखना बहुत जरूरी था यहाँ पे, सिंस 4 मार्क के लिए डायरेक्ट थ्योरी है तो केस लॉ के बिना मार्क्स तो यहाँ पे कटेंगे अगर आपने नहीं लिखा है तो। चलो 2 का सी, एलएलपी से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं 2 पार्ट में पूछा गया है। Referring to the provision of LLP, discuss the power of central government for issuing direction for taking corrective steps against LLP being registered with a similar name of existing LLP company or registered trademark of proprietor under Trademarks Act as it likely to be mistaken for it. Also discuss the power of central government to suo motu take steps toward redressal of the above issue on persisting non-compliance of the such direction। देख लो, इसको मैंने मार्क कराया था क्लास में भी और कल के मैराथन में कि ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैंने मार्क कराई थी, राइट। देखो चेंज ऑफ नेम पे देखिए, तो सिंपल है, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल रेफरिंग टू द प्रोविजन आपको बताना क्या स्टेप लेगा सर। अगर आपका नाम किसी कंपनी या एलएलपी से सिमिलर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से आपको नोटिस दे देगा कि तुम अपना नाम चेंज करो। सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस के विद इन 15 डेज तुम्हें अपना नाम चेंज करना होता है, राइट, सॉरी विद इन 3 मंथ्स तुम्हें अपना नाम चेंज करना होता है, और जब नाम चेंज किया उसके 15 डेज के बाद तुम्हें इन्फॉर्म करना होता है आरओसी को। नाउ अगर तुम्हारा नाम किसी ट्रेडमार्क से सिमिलर है तो फिर ट्रेडमार्क ओनर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को रिक्वेस्ट करेगा। ट्रेडमार्क ओनर जिस दिन तुम्हारी एलएलपी बनी उसके 3 साल के अंदर ही नोटिस रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा नाम किसी कंपनी एलएलपी से सेम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से तुम्हें नोटिस दे सकती है, और अगर तुम्हारा नाम किसी ट्रेडमार्क से सिमिलर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें खुद से नोटिस नहीं दे सकती, बट ट्रेडमार्क ओनर के कंप्लेन आने पर नोटिस दे सकती है, राइट। नाउ व्हाट विल बी द steps of redressal by central government? Central government can change the name on their own सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा नाम चेंज कर सकता है अगर तुम उनके सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट करने पे भी नाम चेंज ना करो। चलो, आउट ऑफ डीपीज एटलीस्ट वन शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया एंड एलोबरेट अपॉन द प्रोविजन रिलेटेड टू डेजिग्नेट पार्टनर एज लेट डाउन फॉर द डिटरमाइनिंग अ रेसिडेंट पार्टनर एज प्रोवाइडेड इन एलएलपी। बहुत इजी, इससे इजी क्या पूछेगा, मतलब ये तो फ्री के मार्क्स दे रहा है। देखो क्या होता है, जब भी पेपर डिफिकल्ट आते हैं, कुछ भी क्वेश्चन अबव एवरेज आते हैं ना, कंपनसेट करने के लिए कुछ क्वेश्चन बिलो एवरेज भी रहते हैं, ये उनमें से एक है, राइट। इससे इजी क्या पूछेगा कि यस एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 ऑफ एलएलपी एक्ट एटलीस्ट 1 डीपी शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, ये रिक्वायरमेंट है। एंड जो रेसिडेंट इंडिया होने के लिए आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 125 डेज इन इंडिया रहना पड़ेगा। अगर आप लास्ट ईयर में 125 डेज इंडिया में रहे हो, अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज का चेंजेस आ गया था यहाँ पे, अगर 120 डेज इंडिया में रहे हो तो माना जाएगा कि आप इंडियन रेसिडेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
पार्टनरशिप से पूछा गया था एक केस स्टडी 4 मार्क के लिए, 3 का 2 अगेन पार्टनरशिप से 3 मार्क का केस स्टडी, 3 का बी पूछा गया था कंपनीज एक्ट से, एंड 3 का सी पूछा गया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, राइट। 3 का सी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, देख लेते पहले 3 का सी 6 मार्क्स के लिए क्या पूछा था। स्टेट द सिचुएशन वेयर विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस इज अवॉर्डेड। सर हमें मालूम है दो ही सिचुएशन में एग्जाम्पलरी डैमेजेस होती है, लॉस ऑफ फीलिंग वाले डैमेजेस। पहला, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, आपने किसी से शादी करने की प्रॉमिस करके वो प्रॉमिस तोड़ दी तो आपके ऊपर एग्जाम्पलरी डैमेजेस चार्ज होगी। दूसरा, रॉन्गफुल डिसओनर ऑफ चेक, इन दो केसेस में बस एग्जाम्पलरी डैमेजेस चार्ज हो सकती है। पेनल्टी एंड लिक्विडेट damages has one thing in common that both are payable on the occurrence of breach of contract. However, it is difficult to draw a clear line of distinction between two. State any three principles which may be helpful in differentiating between penalty and liquidated damages. देखो, तीन डिफरेंस बिटवीन बताना है पेनल्टी और लिक्विडेट डैमेजेस के बीच में। सर बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ आपको दिमाग से थोड़ा सोचने की जरूरत थी। सर पेनल्टी होता है हायर अमाउंट, लिक्विडेट डैमेजेस होता है लोअर अमाउंट। पेनल्टी इज हायर अमाउंट, लिक्विडेट डैमेजेस लोअर अमाउंट, राइट। पेनल्टी हायर अमाउंट के लिए होता है, लिक्विडेट डैमेजेस जब भी अमाउंट लो हो तब होता है। पेनल्टी पेनल्टी यूजुअली होता है टू मेक पीपल अफ्रेड टू ब्रेच द कॉन्ट्रैक्ट, एंड लिक्विडेट डैमेजेस यूजुअली इंटेंडेड टू एक्चुअली कंपनसेट द पीपल हु आर सफरिंग डैमेजेस, करेक्ट। उसके बाद थर्ड डिफरेंस आप लिख सकते थे कि पेनल्टी इज सम रैंडम हायर अमाउंट एंड लिक्विडेट डैमेजेस इज actual calculated amount or nearby the calculated amount which the person to or the parties to the contract would have suffered, right। तो बेसिकली किस तरह के डिफरेंशिएट्स आप लिख सकते हैं, बेसिकली तीन डिफरेंस बिटवीन लिख देते हो जाता। चलो सर क्वेश्चन नंबर 2 बी क्या बोला था, देखिए। स्टेट पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट विद 51% हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ future information technology project. The board of company had the appropriate representation of the nominee of the central government. The company performed extremely well in the initial year of incorporation. However, use of artificial intelligence in the field of information technology broke the backbone of the company and its scale of performance nose divided during the last 3 years. यानी पिछले 3 साल से उनका परफॉर्मेंस स्लो चल रहा है, लेकिन उसके पहले वो अच्छा काम करती थी। स्टेट पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड has neither conducted any business nor filed for requirement written with the registrar for last 2 financial year. The board now wishes to apply for dormant status. Some director of the company opinion that having 51% stake of the central government, the company should be considered as a public financial institution in terms of the provision of Companies Act. In the contrary, some directors also oppose that being a private company, State Power Corporation Limited even cannot be considered as government company. The directors decided to procure your advice regarding the following matters. देख लो, ये भी टाइप्स ऑफ कंपनी से एक तरीके से क्वेश्चन आया है, ऊपर भी टाइप्स ऑफ कंपनी से आया था, इसलिए मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ टाइप्स ऑफ कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, उसे स्किप नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ कंपनी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो, having 51% stake in the center of the central government, whether State Power Corporation Private Limited could be considered as a government company, the answer is yes. भले वो प्राइवेट कंपनी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी भी कंपनी में चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, अगर 51% स्टेक गवर्नमेंट के पास है वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। सिंस यहाँ पे 51% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही गवर्नमेंट कंपनी होगी, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। वेदर स्टेट पावर कॉर्पोरेशन कुड बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑब्वियसली नो। आप पीएफआई कैसे हो सकते हो? पीएफआई होने के लिए क्या क्या हो सकता है सर? एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई, अदर एस में भी प्रिस्क्राइब्ड अंडर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सर दो ही चीज प्रिस्क्राइब हो सकती है, स्टैट्यूटरी कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। इसके अलावा जो भी कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर, जो भी कंपनीज 1956 के अंदर कंपनीज पीएफआई थी, उसे पीएफआई मान लेंगे। सो स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफआई नहीं मानी जा सकती अपने आप, बट आप साथ में एक लाइन लिख सकते हो कि सिंस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, सो इफ इट इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये पीएफआई हो सकती है, बट टू द प्राइमा फेसी आंसर नहीं हो सकता। So whether the company is eligible to apply for the availing the status of dormant company, क्या ये कंपनी dormant कंपनी का स्टेटस अप्लाई कर सकती है? सर dormant कंपनी ऐसी कंपनी बन सकती है जो इनएक्टिव कंपनी हो along with no significant accounting transaction। ये इनएक्टिव कंपनी तो था पर इसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन था, तो ऑब्वियसली डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। सो नो, इट कैन नॉट अप्लाई फॉर द डोरमेंट कंपनी, करेक्ट। तो ये अप्लाई नहीं कर पाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 3 का ए। मिस्टर चांद, once an active partner of CHJ and Associate, has lately taken a back seat due to his ailing health। हेल्थ इश्यूज की वजह से जो मेन पार्टनर था
वो आजकल एक्टिव नहीं रहता. ओके. He observed that the accounts of the firm were not being maintained properly and feared embezzlement by other two partners. Keeping this in mind, he assigned his interest in the firm to Mr. Nirman, his nephew, who is a qualified finance professional and has expertise in the field. After some days of his nomination, Mr. Nirman raised objection on the transparency of the accounts and demanded an inspection of the books, which was refused by the other partners. A year later, CLG and Associates decided to dissolve the partnership firm as the business was no longer profitable. Mr. Nirman asked for the accounts of the past 3 years to ascertain the share of the profit being offered by the firm to him, for which he was refused again. Analyzing the relevant provision of the Indian Partnership Act, decide whether the firm was correct in refusing the inspection of accounts by Mr. Nirman during the firm's continuance, and also decide Nirman is legally eligible to ask for accounts of the firm for past 3 years on dissolution. तो देखो, जब भी एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है तो याद करो, गोइंग कंसर्न में वो पार्टनर कोई भी राइट्स नहीं रखता, सिर्फ उसे प्रॉफिट मिलेगा, वो भी जितना दूसरे पार्टनर बोले उतना मिलेगा, वो कोई एक्शन नहीं ले सकता. सो अगर फर्म चल रहा था जब वो पार्टनर था, तो यहाँ पे मिस्टर निर्माण को बुक्स का इंस्पेक्शन का राइट नहीं मिलेगा. बट एक एक्सेप्शन था कि डिसोल्यूशन के टाइम पे उसी पार्टनर को, जिसे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हुआ है दूसरे पार्टनर का, डिसोल्यूशन के टाइम पे वो कोई भी एक्शन ले सकता है एज ऑफ द मेन पार्टनर. यानी मेन पार्टनर जो एक्शन ले पाता वही ये भी ले सकता है. सो मेन पार्टनर यानी कि अगर मिस्टर चांद होते तो डिसोल्यूशन के टाइम पे वो अकाउंट्स देखते, तो यहाँ पे निर्माण भी अकाउंट्स देख सकता है. करेक्ट. चलो, इसका सेकंड पार्ट भी पार्टनरशिप एक्ट से था. देखिए, Mr. Pramod is a senior partner in PKL and Associates, a dairy product manufacturing firm having two partners, has been approached by Mr. Sanjay, a raw material supplier of the firm, to withdraw a long pending suit and settle through mediation out of the court settlement. The long pending material related to dispute regarding supply of poor quality raw material by Mr. Sanjay to the firm, which was bought this dispute to PKL and Associates and had resulted in lowering the demand for the firm's product in the market. यानी कि लॉ सूट को विड्रॉ करने की बात चल रही है. इतना पढ़ के मुझे माइंड में क्लिक हो जाना है कि सर यहाँ पे इम्प्लाइड अथॉरिटीज की बात शायद पूछी जाएगी. मिस्टर संजय as a part of the court settlement has offered the firm one of these properties at a price much below the market price. Mr. Pramod is considering to accept the offer, as not only it would settle the long pending dispute but also result in acquisition of the property to the firm at a price which is much below the market price. Mr. Pramod has communicated the above offer to other partners. Mr. Kumar, whose views is not available at this moment as he is out of the state for some personal work. Analyzing the applicable provision of Indian Partnership Act, decide whether at this juncture Mr. Pramod as an active party is authorized to withdraw the suit. The answer is no. As per implied authority, कुछ चीजें implied authority नहीं होती. पार्टनर्स की कुछ ड्यूटीज एक्सप्रेस होती है जो पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड होती है, कुछ चीजें कुछ अथॉरिटीज इंप्लाइड होती है जो पार्टनरशिप एक्ट में प्रोवाइडेड, राइट. बट पार्टनरशिप एक्ट में पर्टिकुलरली बोला गया है फर्म के बिहाफ में कोई भी सूट एक्सेप्ट करना या विड्रॉ करना कोई एक पार्टनर अकेले नहीं कर सकता अनलेस ही इज एक्सप्रेसली ऑथोराइज्ड फॉर द सेम. अगर कोई भी ऑथोराइज नहीं तो सारे पार्टनर्स को ऑल टुगेदर ये काम करना पड़ेगा. सिंस यहाँ पे प्रमोद को अलग से ऑथोराइज नहीं किया गया है, तो ये शूट विड्रॉ करने का डिसीजन शुड बी ऑफ ऑल द पार्टनर्स. All the partners will have to collectively decide to withdraw the suit, right? And since यहाँ पे मिस्टर कुमार अवेलेबल नहीं है, तो ये सूट विड्रॉवल वैलिड नहीं है. चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. Mr. Bhushan is a businessman dealing in retail sale of jewelry made of gold and precious stone. He has approached RCB Bank for loan of 70 lakh rupees for the purpose of expansion of the business. For availing the loan, Mr. Bhushan mortgaged gold bar worth rupees 5 lakh and has arranged personal guarantee for the Suyas, Sumati and Suman, who has agreed to provide guarantee for 30, 20, 10 and 10. Correct? In the event of repayment failure on part of Mr. Bhushan. Mr. Bhushan invested the loan amount in the business and increased stock of jewelry and set up additional jewelry showroom in nearby area. Now, the gold bar which were mortgaged by the bank by physical transfer were lost due to burglary committed in the convenience with the bank staff, who could not trace till today. Earlier, Mr. Bhushan has also sold a Ganesh idol made of gold during the Diwali to the bank to be kept at the bank's main counter, which was worth 5 lakh, for which payment has not been made by bank so far. Meanwhile, due to the business downturn, the Mr. Bhushan could not repay the loan and the bank had to approach the guarantors for repayment of the amount. The bank has asked the guarantors to contribute the deficit amount equally. So, अब देखते हैं whether the bank's contention as to equal contribution by the person who have provided guarantee is valid, and if not, what amount should be paid by each guarantor. The answer is no. Equally contribute नहीं करेंगे.
हम कंट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1:1। करेक्ट, 3:2:1:1 में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, 70 लाख को हम 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख में पे करेंगे, बट हम पूरा 70 लाख पे नहीं करेंगे। आपने 70 लाख का लोन दिया था, जिसमें से 5 लाख हमें रिसीव करने थे, यानी डेटर को रिसीव करने, तो 5 लाख माइनस कर देंगे। सर 5 लाख का गोल्ड का सिक्योरिटी था जो आपने घुमा दिया, तो उसको भी माइनस कर देंगे। याद करो दिस, ये छोटा सा क्वेश्चन है, श्योरिटी इज राइट टूवर्ड्स क्रेडिटर का, कि सर क्रेडिटर के सिक्योरिटी, क्रेडिटर ने अगर सिक्योरिटी में कुछ भी छेड़छाड़ की है तो श्योरिटी अपने लाइबिलिटी को पेमेंट करने से पहले उसे एडजस्ट कर लेगा। सो हम 60 लाख का ही पेमेंट करेंगे। 60 लाख का पेमेंट किस रेशियो में करेंगे? 3:2:1:1 में, राइट। इस रेशियो में हम 60 लाख का पेमेंट कर देंगे। What would be your answer regarding liability of each guarantor towards contribution in case bank makes changes in the terms and condition of the loan with Mr. Bhushan without concern and knowledge of the guarantor? So no liability, because clearly बोला गया है पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि अगर if there is change or variation in the terms of contract which are material between the surety and principal, sorry creditor and principal debtor without the consent of surety, then surety will be discharged. तो surety यहाँ पे discharge हो जाएगा and there would be no liability, there would be discharge of surety. I hope अगर आपने ये अमाउंट को एडजस्ट करके लिखा है ना तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे मार्क्स कटेंगे। चलो, referring to the applicable provision of negotiable instruments act, answer the following. Negotiable instrument may be negotiated either by the delivery or by endorsement delivery. बिल्कुल सही है। State the situation when negotiable instrument is negotiated by the following mode: by delivery only जब bearer instrument हो, डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट जब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो। इन सिचुएशन में जब भी सर आपका चेक, प्रॉमिसरी नोट, सॉरी चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, जब आपका चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट ऐसा बेयरर होगा तो डिलीवरी से नेगोशिएट हो जाएगा, जब ऑर्डर होगा तो डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट से नेगोशिएट होगा। चलो, delivery is important in both cases, that is either by delivery or only or by delivery and endorsement. Explain why delivery is essential for negotiation. देखो इसका एक पैराग्राफ दिया हुआ है बुक में, मैंने आपको बताया था उसको कि इसको मार्क करके एक बार रीड करके जाना, कि सर डिलीवरी के बिना इंस्ट्रूमेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं अगर इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करके अपने पास रख लूँ तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। एंड सिंस वी आर डीलिंग विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड, तो डिलीवरी होना जरूरी है। Where there is any circumstances where instrument cannot be negotiated even by delivery thereof, ऐसा कोई सर्कमस्टेंस है कि आप इंस्ट्रूमेंट को डिलीवरी से नेगोशिएट नहीं कर सकते? सर अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो मैं सिर्फ डिलीवरी से नेगोशिएट नहीं कर सकता सर, जब भी बेसिकली एंडोर्समेंट होगा तो मुझे एंडोर्स करके ही डिलीवर करना पड़ेगा। चलो, डिस्कस द कॉमन टर्म्स विथ विच यू विल फाइल व्हाइल स्टडीइंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कॉमन लॉ यानी कि केस लॉ, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो बेसिकली इस बार व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, चारों चीजें नहीं पूछी, सिर्फ 2 चीजें पूछी गई है, राइट। सो दैट विल हैव टू बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द आंसर, कि चारों टाइप्स ऑफ लॉ नहीं पूछा गया है, सिर्फ 2 टाइप्स पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। सो बेसिकली आपके आंसर की लेंथ यहाँ पे छोटी हो जाएगी। चारों पूछते तो भी 6 मार्क्स के लिए पूछते, और आंसर आपको उतना ही लिखना पड़ता है, राइट। बेसिकली चारों में चारों पॉइंट को जितना लिखना पड़ता है। बेसिकली जब आप टाइप्स ऑफ लॉ में सिविल, क्रिमिनल, केस, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में कॉमन लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जितना पैराग्राफ लिखते उतना ही आपको यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए भी लिखना। बेसिकली 3 और 6 के लिए इसका आंसर सेम होता। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। Rishi is having a farmhouse in the outskirts of Ambala. The clay of his farmhouse is very heavy and strong. In order to cultivate some seasonal vegetable, he approached a multi-brand dealer to buy a tractor and 6 automatic seed planter machine. He categorically specified the condition of the clay of his farmhouse to the dealer and informed the dealer that he is relying upon the expertise of the dealer for the purpose. The dealer in turn suggested the tractor and automatic seed planter machine of a particular leading brand. Rishi, relying upon the expertise of the dealer, purchased the above item though through a single bill with separately itemizing the price that breaks down the individual cost for the tractor and each of the 6 seed planter machine with the serial number. While they were being used for digging the land and sowing seeds, the tractor broke down just after 16 days of use and it was found to be unsuitable for the purpose. In contrast, only 1 out of the 6 seed planter machine broke down on the same day, as it was also unsuitable for the particular field. By the time all other 5 seed planter were also used in the specific field by Rishi and find out to be suitable. Consequently, Rishi wanted to repudiate the entire contract and return the tractor and all the seed planting machine. Analyzing the prevent provision of sale of goods set, can Rishi return the tractor of the leading brand? The answer is yes. Because sir, normally there is no condition to know the purpose of the buyer, right? But the implied condition is having an exception that whenever seller is relying upon the
relying upon the skills of the buyer, and seller has informed the buyer, buyer has, when the buyer is relying upon the skills of the seller and the buyer has informed seller about the purpose for which the goods are required, then they should be fit for the purpose, right? So यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्परर नहीं आएगा, लेट द बायर बी अवेयर नहीं बोल सकते, या उसके एक्सेप्शंस में फॉल करेगा। सो आपको यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्परर के एक्सेप्शन के बारे में भी लिखना चाहिए था, एंड आपको यहाँ पे general there is no condition, no implied condition as to the seller knowing the purpose for which the buyer need the goods के बारे में भी लिखना चाहिए था। Can Rishi return all the 6 planting machine? The answer is yes, because same 6 machines थे ना, सारे इंडिपेंडेंट नहीं थे, सेम मशीन थे, एक खराब हो गई, बाकी भी हो सकते, तो जैसा रिक्वायरमेंट मुझे था वैसा आपने नहीं सप्लाई किया तो मैं रिटर्न कर सकता हूं। चलो, क्वेश्चन नंबर बी, a minor cannot be bound by a contract because a contract with a minor is void and merely voidable. Therefore, a minor cannot become a partner in a firm because partnership firm is found on a contract through a minor. Though a minor cannot be a partner in the firm, he can nonetheless be admitted to the benefits of the partnership firm. Refer to the provision of Indian Partnership Act, discuss the rights and liabilities of minor partner. Yes, बिल्कुल बेनिफिट हो सकता है। राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ माइनर पार्टनर लिखे हुए हैं कि सर माइनर का राइट्स है कि वो अपना शेयर डिमांड कर सकता है, वो अपने शेयर नहीं मिलने पे केस फाइल कर सकता है, ओनली इफ ही इज सेवरिंग हिज कनेक्शंस फ्रॉम द फर्म। उसकी ड्यूटीज क्या क्या हो सकती है, उसकी लाइबिलिटीज क्या, क्योंकि माइनर की कोई लाइबिलिटीज नहीं होगी, बट अडल्ट होने पे माइनर की लाइबिलिटी होती है इफ ही हैज डिसाइडेड ऑन बिकमिंग अडल्ट टू बिकम द पार्टनर ऑफ द फर्म, तो उसकी लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द day when he was admitted to the benefits of the firm। बस इतना लिखना था। Discuss briefly the exceptions to doctrine of privity of contract as laid down in the provision of Indian contracts। 6 एक्सेप्शन होते हैं, 6 एक्सेप्शन होते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। तो सबसे पहला बेनिफिशियरीज इन केस ऑफ ट्रस्ट, सेकंड मैरिज सेटलमेंट, थर्ड एक्नॉलेजमेंट, 4 असाइनमेंट, 5th एजेंसी बेलमेंट, राइट। बेसिकली सारी चीजें एंड कन्वीनियंट रनिंग विथ लैंड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी थी। सो 6 मार्क के लिए 6 एक्सेप्शन लिखना, अपने लिखा होगा 6 आउट ऑफ 6 भी मिल सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो, नाउ 6 का ए, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बाय प्रोवाइडिंग जस्टिफिकेशन इन द सपोर्ट ऑफ योर कंक्लूजन। A promissory note of 25,000 executed by Alok containing an undertaking to pay the unidentified person who brings his lost dog. Anand thereafter found and bought the dog and claimed the reward. सर प्रॉमिसरी नोट किया था, मैंने बोला था कि मैं प्रॉमिस करूंगा, क्या ये वैलिड होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज द पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड दे शुड बी सर्टेन। तो अननोन मैन को आपने कोई इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया तो वो वैलिड नहीं होगा। A signed bearer check was delivered by Alok as a reward to Anand for the already completed service of finding of lost dogs. तो ये वैलिड होगा, यस। क्या आपने साइन करके चेक दिया था तो वो चेक वैलिड होगा। Alok make a self drawn and self accepted bill of exchange and delivered it to Anand as a reward after dog was found. नो, ये वैलिड नहीं होगा। तो जब भी मैं किसी पे बिल ड्रॉ करता हूँ तो सामने वाला मेरे पे बिल ड्रॉ करेगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। सिंस यहाँ पे मैंने खुद ने सेल्फ ड्रॉ किया, उस बिल ऑफ की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। चलो, रेफरिंग टू द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आंसर द फॉलोइंग। राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ बुक्स में दिया आपको डायरेक्टली राइट्स लिखने फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के, कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का राइट है कि वो सू कर सकता है फॉर रिवॉर्ड, वो सू कर सकता है, वो सेल कर सकता है, एंड सारे राइट्स आपको याद लिखने। राइट्स ऑफ पॉनर एंड प्लेजी, पॉनी और प्लेजी के राइट्स लिखने। सर प्लेजी के राइट्स क्या क्या होते हैं? सर ऑल द राइट्स ऑफ बेलमेंट लिख सकते हो यहाँ पे, प्लस आप राइट लिख सकते हो राइट टू रिडीम एंड राइट टू बी एडजस्टेड फॉर सब्सिक्वेंट डेट। उसके बाद इसके अलावा एक ऑप्शनल में भी क्वेश्चन था, आंसर बोथ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टी डिफ्रॉडेड हैड सेवरल रेमेडीज एट द डिस्पोजल, डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू द पार्टी डिफ्रॉडेड। जिस पार्टी के साथ भी फ्रॉड हुआ उसके साथ क्या रेमेडीज है? सर रेमेडीज ये है कि इसका फ्रॉड हुआ कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल बना सकता है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस क्लेम कर सकता है, उसके अलावा वो कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी डिमांड कर सकता है। स्पेयर द सर्कमस्टेंस वाज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट शैल टर्मिनेट, बेलमेंट कब टर्मिनेट हो सकता है बताओ सर ध्यान से। सर बेलमेंट कब खत्म होगा? सर बेलमेंट, इंसान खत्म बेलमेंट खत्म, याद आ रहा है? सामान खत्म बेलमेंट खत्म, सर पर्पस खत्म बेलमेंट खत्म। तो बेसिकली सारे ग्राउंड्स लिखने थे। सो बेसिकली अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं बी वाला पॉइंट लिखता, मुझे ये ज़्यादा इजी लग रहा है। एंड आपकी प्रिपरेशन पे आपको अगर ये ऊपर वाला भी इजी लग रहा था, आप ऊपर वाला लिख सकते थे। चलिए, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आंसर द फॉलोइंग। स्टेट द सिचुएशन व्हेन द सेलर कैन रेस्ट्रेन द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू द बायर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट गुड्स हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड टू द बायर। सर सेलर कब रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि मैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करूंगा भले गुड्स डिलीवर हो गया हो? सर बिल्कुल कर सकते हैं, हम राइट टू डिस्पोजल रिजर्व कर सकते हैं। ऑल्सो शेयर सर्कमस्टेंस इन व्हिच द सेलर इज प्रिज्यूम्ड टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल इन द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स। सर मैं राइट ऑफ डिस्पोजल
रिजर्व कर सकता हूँ किसी भी सिचुएशन में। मैं रोक सकता हूँ कि मैं भले गुड्स का फिजिकली तुम्हें डिलीवर कर दिया हूं, पर ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं करूंगा। किस सिचुएशन में अज्यूम किया जाएगा सर? अज्यूम किस किस सिचुएशन में कर सकते हैं सर? दो सिचुएशन में अज्यूम कर सकते हैं। पहला, अगर मैंने डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल अपने पास रखा है, अपने नाम पे रखा है। दूसरा, मैंने डॉक्यूमेंट टू टाइटल तुम्हें दिया, उसके साथ साथ एक बिल अटैच कर दिया, बिल ऑफ एक्शन अटैच कर दिया। इन दो सिचुएशन में माना जाएगा कि आपने राइट ऑफ डिस्पोजल ऑलरेडी रिजर्व कर लिया अपने पास। डिस्कस द प्रोविजन विद रिगार्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। सर, प्राइस थर्ड पार्टी को आप देखो, इसके ऊपर मैंने कल रात को राइटिंग सेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन भी लिखवाया था, करेक्ट, कि सर थर्ड पार्टी के पास प्राइस को डिसाइड करने का पावर रहता है अगर उसे रेफर किया गया है प्राइस डिसाइड करने को। बट उस सिचुएशन में अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड नहीं करता है तो फिर अगर गुड्स ऑलरेडी डिलीवर हो गए हैं तो एक रीजनेबल प्राइस पे किया जाएगा, अगर ऑलरेडी डिलीवर नहीं हुए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी किया जा सकता है या फिर दूसरे मेथड से प्राइस डिसाइड किया जा सकता है, राइट। सो ये था एक ओवरऑल एनालिसिस की पेपर का, कि क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे और इस पे कैसा क्या होगा। अब अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन नंबर ओवरऑल में बात करूं ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 काफी मैनेजेबल क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई सब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, तो दूसरा क्वेश्चन इजी था कंपनसेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला था, राइट। तो इनमें अगर आप केयरफुल रहे, बाकी क्वेश्चंस तो मैनेजेबल थे। अगर अब मैं बोलूं, अगर आपने प्रॉपर्ली रीड किया था और राइटिंग प्रैक्टिस अगर की थी, अगर मैं हमेशा से क्लास में मार्क कराता हूं अनटच्ड एरियाज, किन एरिया से क्वेश्चन नहीं आए इस बार आ सकते हैं, अनटच्ड एरियाज को अगर आपने फोकस किया होगा इस पेपर में 60 मार्क्स लाना काफी इजी है। 60 मार्क्स इजीली अचीवेबल है इसमें, अगर आपने थोड़ी भी राइटिंग प्रैक्टिस की होगा, अनटच्ड एरिया को तो पढ़ा होगा तो, राइट। चलो, सो भी आप प्रॉपर्ली अपने नेक्स्ट पेपर्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, ये पेपर में रिव्यू वीडियो बनाता नहीं हूं, बट काफी बार स्टूडेंट्स काफी अनरेस्टेड रहते हैं कि नेक्स्ट पेपर प्रिपरेशन में कि यार पेपर कैसा गया है, क्या करें, वो काफी सारे आंसर्स खुद से खोजने लगते हैं। इस पर मैंने सोचा मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग रिलैक्स रहें, राइट। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।